नमस्कार फरीदाबाद। हम लोग हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सतीश मित्तल जी के साथ, और आज उनके साथ जिस मसले पर हम लोग चर्चा करेंगे वो मसला है एसआरएस, एक ऐसी कंपनी जिसने फरीदाबाद में अब तक का सबसे बड़ा धोखाधड़ी का कांड किया है और लगभग कितने हज़ार लोग प्रभावित हुए हैं इससे सिंघल साहब? देखिए जी, लगभग 25,000 फैमिलीज का एक कहा जाता है 25,000 परिवारों का पैसा डूबा है जिस कंपनी के माध्यम से प्रभावित हुए हैं। उस पर एक ताज़ा फैसला आया है अदालत का। उस फैसले के बारे में हम चर्चा करेंगे। हाई कोर्ट का कोई डिसीजन है मित्तल साहब, क्या है ये फैसला? नमस्कार भारद्वाज जी। आप फरीदाबाद के तमाम दर्शक आपके साथ जुड़े हैं मित्तल जी, सभी को नमस्कार। ये अभी 29 जून को हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है, तो उस संदर्भ की ये सारी चर्चा मैं उसमें शुरू करूँगा। मैं उससे पहले कुछ तथ्य रखना चाहूँगा कि हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उससे पूर्व की स्थिति क्या थी, ये किस चीज़ पे फैसला आया है। पिछले वर्ष 27 मार्च 2019 का एक फैसला था जिसमें एसआरएस ग्रोह का जो सरगना है अनिल जिंदल, जो उस ग्रुप का चेयरमैन भी है, उसने एक बेल एप्लीकेशन लगाई थी। एफआईआर नंबर 113, वो 4 मार्च को रजिस्टर हुई थी फरीदाबाद पुलिस के उसमें। 4 मार्च 2018 को। ठीक है। तो उसमें उसको अरेस्ट किया गया था 5 अप्रैल 2018 को। उसके साथ साथ और भी काफ़ी एफआईआर थी जिनमें उसको अरेस्ट किया गया था। तो उसने केवल मात्र एक एफआईआर में अपनी बेल एप्लीकेशन लगाई थी गत वर्ष मार्च 2019 में, और उस बेल एप्लीकेशन पर माननीय एडिशनल सेशन जज फरीदाबाद का एक निर्णय आया था। उस निर्णय में प्रमुख रूप से 2 बातें थीं कि उन्होंने अनिल जिंदल को बेल ग्रांट कर दी। न केवल अनिल जिंदल को बेल ग्रांट की, बल्कि उनके को एक्यूज्ड को भी उसी एप्लीकेशन के माध्यम से बेल ग्रांट कर दी, जो दूसरे अभियुक्त उनके साथ और थे। एक इशू तो ये था। दूसरा इशू ये था कि ये जो बेल एप्लीकेशन थी एफआईआर नंबर 113 में मूव की गई थी। उन्होंने केवल एफआईआर नंबर 113 में ही बेल नहीं ली उनको बाकी की समस्त एफआईआर जितनी भी पेंडिंग, उन्होंने जज साहब ने लिखा है अपने ऑर्डर में कि मेरे समक्ष जितनी भी केस पेंडिंग हैं, मैं उन सभी केसों में इनको बेल ग्रांट करता हूं, और इसके साथ ही सभी जो को एक्यूज्ड हैं उनको भी सभी में बेल ग्रांट करता हूं। मतलब एक मामले में जमानत मांगी गई थी, और एक मामले में एक व्यक्ति द्वारा जमानत मांगी गई थी, और जज साहब ने सारे मामलों में मतलब लगभग सभी अभियुक्तों को जमानत दे दी। अच्छा, लगभग सभी को। एक कंडीशन जरूर उसमें लगाई थी कि 100 करोड़ रुपए का एक बॉन्ड ये उसमें रखेंगे श्योरिटी के तौर पर, जिसमें प्रॉपर्टी या कुछ ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ के कागजात होंगे और उनको कोर्ट के पास एज ए श्योरिटी वो उसको रखेंगे, क्योंकि जज साहब ने अपने आदेश में लिखा था कि मेरे पास जो केस पेंडिंग है इस समय वो लगभग 85 करोड़ के फ्रॉड के, चीटिंग के, गबन के, षड्यंत्र पूर्वक जो जालसाजी की गई है उसके केस मेरे पास 85 करोड़ के लगभग हैं। इसलिए उन्होंने अनिल जिंदल और उसके सह अभियुक्तों को 100 करोड़ रुपए का ये बेल बॉन्ड श्योरिटी देने के लिए एक आदेश दिया था। जैसे ही ये बातें हमें पता चली, हमने एक ऑब्जेक्शन कोर्ट में फाइल किया कि नंबर एक तो तकनीकी रूप से ये बहुत गलत है कि जब एक पर्टिकुलर एफआईआर में एप्लीकेशन मूव की गई है तो आपको एक उसी एफआईआर में उसकी जमानत देना या ना देना, वो इशू टेकअप करना चाहिए था। दूसरी बात, हमने को एक्यूज्ड के बारे में भी लिखा कि बेल एप्लीकेशन अनिल जिंदल की थी, बाकी सह अभियुक्तों को उसका हिस्सा नहीं बनाना चाहिए था।
ये मुख्य रूप से दो बातें थी। चलिए वो सब चीज़ें पेंडिंग हो गई, फाइल में लग गई वो ऑब्जेक्शन भी, कोई उस पर ध्यान नहीं दिया गया। इन द मीन टाइम अनिल जिंदल ने एक और फ्रॉड कोर्ट के साथ किया कि 100 करोड़ की प्रॉपर्टी जो रखने की बात हो रही थी, उसने एक प्रोजेक्ट को, उसके डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में जमानत के तौर पर रखने की पेशकश की। एक एप्लीकेशन मूव की गई कि हम 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बैंक कोर्ट के समक्ष श्योरिटी के तौर पर रखने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने उसके संबंधित जो कागजात थे वो सारे के सारे उसमें संलग्न किए। जैसे ही हमें भी जानकारी मिली, हम भी सक्रिय हुए कि कौन सी प्रॉपर्टी के कागजात इन्होंने दिखाए हैं। तो उन्होंने एक SRS का ही प्रोजेक्ट था, SRS रॉयल हिल्स के नाम से, उससे संबंधित कागजात थे, जो कि ऑलरेडी वो पूरा की पूरा प्रोजेक्ट LIC हाउसिंग फाइनेंस के पास मॉर्टगेज्ड पड़ा हुआ था, और 140 करोड़ का लोन उसके ऊपर सैंक्शन था। और जिस तारीख में जब ये बातें हुई तो 138 करोड़ के लगभग एक LIC हाउसिंग फाइनेंस का पैसा इनके ऊपर उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर बकाया था। यानी जो पेपर भी वो सबमिट कर रहे हैं उनके ऊपर भी बैंक का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लोन बकाया था। ये खुलेआम कोर्ट के साथ और इन्वेस्टर्स के साथ एक धोखाधड़ी थी। कोर्ट की आंखों में धूल झोंकने वाली बात थी कि झूठे सच्चे कागजात हम पेश करके और जमानत ले लें, लेकिन ये बात नहीं चली। हमने LIC हाउसिंग फाइनेंस के हम लोगों ने भी वहाँ से कागजात लिए। जो फरीदाबाद पुलिस है, वहाँ की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, उन्होंने कागजात ऑफिशियली लिए और सारे कोर्ट के समक्ष कागजात रखे गए, और माननीय न्यायाधीश जी को बताया गया कि ये सब कोर्ट के साथ भी फ्रॉड किया जा रहा है। तो उसके बाद जो यहाँ एडिशनल सेशन जज साहब थे, उन्होंने उसके उस मूव को खारिज कर दिया। तो जमानत देने से उन कागज़ों के आधार पर उन्होंने मना कर दिया, और ये आदेश था 20 सितंबर 2019 को उन्होंने अपना दूसरा आदेश भी, जो उन्होंने जमानत खारिज करने का पहला आदेश था जमानत देने का, लेकिन ये डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करने ना करने वाला जो आदेश था वो 20 सितंबर 2019 का था। मतलब ले तो सकते हैं, लेकिन इन कागज़ों पर नहीं। हाँ, इन कागज़ों पर नहीं लेंगे। लेने वाली तो उन्होंने पहले जज साहब जो कर गए थे उसके आधार पर उन्होंने मना नहीं किया था, लेकिन कागजात आप देंगे ऐसे जो क्लीन हों, जिनके ऊपर कोई लोन ना हो, आप ऐसे कागजात दें। तो ये दो ऑर्डर थे जिनके खिलाफ अनिल जिंदल ने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की, और ये अक्टूबर में जाना चाहिए था उसको, क्योंकि 20 सितंबर का ऑर्डर था। लेकिन उसने जो पिटीशन दायर की है, तो मेरी जानकारी के हिसाब से उसने जून में ही पिटीशन दायर की है, जून 2020 में। उस पर सुनवाई हुई। हाई कोर्ट का बहुत सुंदर ऑर्डर आया है। उसमें जो चीज़ें हमने ऑब्जेक्ट की थी, उन सब ऑब्जेक्शंस का उसमें पूरा उन्होंने कंसीडर किया हुआ है। एक एक चीज़ उन्होंने पूरा व्याख्या की हुई है उसकी, कि किस तरह से जब एक एप्लीकेंट बेल एक केस में मांग रहा है, तो बाकी के केसों में किस तरह से उसको बेल ग्रांट की गई। वो अकेला मांग रहा है, और वो अकेला मांग रहा है, और बाकी को एक्यूज को भी आप दे रहे हैं। ये भी किसी कानून के हिसाब से ठीक नहीं है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए उन्होंने वहाँ कुछ तथ्य प्रस्तुत हुए। मैं कुछ तथ्य वो रखना चाहूँगा। वहाँ फरीदाबाद पुलिस की तरफ से भी बताया गया कि इस अभियुक्त के विरुद्ध 67 FIR दर्ज हैं फरीदाबाद पुलिस में, 67 मुकदमे। हाँ जी। और अनिल जिंदल ने अभी तक केवल FIR नंबर 113 को छोड़कर किसी भी अन्य FIR में बेल एप्लीकेशन मूव नहीं की है। फरीदाबाद पुलिस का ये कहना था कि अगर एक FIR में जमानत हो भी जाती है तो ये बाकी 66 FIR में नहीं छूट सकता। और उन 67 FIR में कुल मिलाकर जो कंप्लेनेंट हैं
वो है 916 कंप्लेनेंट हैं। उसमें उन्होंने क्या किया है कि काफ़ी केसों को एक एक एफआईआर में मर्ज कर दिया है। तो लगभग 30 कंप्लेंट्स को, कहीं 30 हैं, कहीं 20 हैं, कहीं 15 हैं, तो इस तरीके से एक एफआईआर में शिकायतों को मर्ज किया गया है। जो शिकायतें हैं वो दो तरह के लोगों की शिकायतें हैं। एक इन्वेस्टर्स की जिन्होंने पैसा अपना लगा रखा था, दूसरा फ्लैट ओनर्स जिन्होंने इनसे, फ्लैट बायर्स की जिन्होंने इनसे बुक किए हुए थे फ्लैट और उनको आज तक भी पोजेशन नहीं मिला। तो इस प्रकार से 916 कंप्लेनेंट हैं, 67 एफआईआर हैं और जो अमाउंट इन्वॉल्व है उन 67 एफआईआरों का जो हाई कोर्ट के समक्ष जो बताया गया है वो इस समय है 295 करोड़ 38,04,725। ये एक टोटल अमाउंट लगभग 300 करोड़ का, लगभग 300 करोड़ आप ये मान सकते हैं कि ये एक राशि डिफ्रॉडेड अमाउंट जिसे हम कहेंगे कि जिसकी चीटिंग, फ्रॉड और गबन के केस लोगों ने शिकायत जिनकी की हुई है। पवन तुलसियान जी, बिल्कुल जो लोग देर से जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोग बात कर रहे हैं इस फरीदाबाद शहर के सबसे अब तक के सबसे बड़े फ्रॉड पर, जहां 67 मुकदमों में एसआरएस ग्रुप का चेयरमैन अनिल जिंदल जेल में हैं और उनकी एक जमानत याचिका पर बहस हुई। उसी के बारे में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं सतीश मित्तल जी, उनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं। सतीश मित्तल ही हैं जिनकी पहल पर मुकदमे दर्ज होने शुरू हुए इस व्यक्ति के खिलाफ और बाद में तमाम लोग उसके साथ जुड़ते चले गए। तमाम लोगों की जो शिकायतें थी वो आईं और फिर ये कारवां बढ़ता चला गया। तो आप समझें लगभग 300 करोड़ का फ्रॉड हुआ है फरीदाबाद शहर में। और उसी भारद्वाज जी, मैं थोड़ा सा वो कहूँगा कि 300 करोड़ के तो कंप्लेंट्स हैं, फ्रॉड जो लोग सामने आए, हिम्मत जुटा पाए हैं सामने आए हैं कंप्लेंट करने की। फ्रॉड तो लगभग जो हमारा आकलन है वो लगभग 15,000 करोड़ का फ्रॉड है, जो हमारा अपना आकलन 15,000 करोड़ का। उसमें से लगभग 2200 करोड़ तो बैंकों के साथ सीधी धोखाधड़ी है, जिसकी की लिस्ट मैं अभी आपको दे दूंगा। मुझे ऐसा ध्यान है कि शायद मैंने आपको पिछली बार दी थी, अगर नहीं दी होगी तो मैं अभी आपको दूंगा। लगभग 2200 करोड़ का तो बैंकों के साथ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ फ्रॉड है और 2510 करोड़ की तो ईडी ने संपत्ति इनकी जब्त की थी, जो अभी पिछली बार भी हमारी एक चर्चा हुई थी। जनवरी 2020 में वो जब्ती के ऑर्डर जारी हुए थे। तो ये फ्रॉड तो कम से कम लगभग 15,000 करोड़ का है। लोग सामने नहीं आ रहे हैं। लोग अभी तक ये 916 ही लोग सामने आए हैं और बाकी अलग अलग फरीदाबाद के अलग भी काफ़ी लोगों ने कंप्लेंट्स की हैं, जैसे पलवल में की है, पंचकुला में की है। और बहुत सारे लोग तो इसलिए भी आगे नहीं आ रहे ना कि वो कैसे बताएंगे कि वो पैसा कहाँ से लाए। एक्चुअल में बात ये ही है क्योंकि बहुत सी एंट्रियाँ कैश की हैं और वो कैश को एक्सप्लेन करने की पोजीशन में नहीं है बहुत सारे लोग कि उनके पास ये पैसा कहाँ से आया, कैसे आया। इनकम टैक्स के नोटिस भी बीच में आने शुरू हो गए थे। इनकी मिली भगत तो सभी जगह है, इनकम टैक्स ऑफिस में भी इनकी अच्छी थी, तो वहाँ से इन्होंने नोटिस इशू कराने शुरू कर दिए थे। तो लोग डर गए, जो कंप्लेंट्स के लिए सामने आ रहे थे उस समय वो रुक गए। खैर मुख्य मुद्दा इस समय हाई कोर्ट का आदेश है। तो हाई कोर्ट ने मतलब हाई कोर्ट ने इन दो मुद्दों पे बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ये जो एफआईआर में जो जमानत के आदेश हुए हैं वो केवल इसी एफआईआर तक सीमित हैं और केवल अनिल जिंदल तक ही सीमित हैं। अगर अनिल जिंदल को भी बाकी एफआईआर में जमानत लेनी है तो उसे हर एफआईआर में हर एक अलग से एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। इसी प्रकार से दूसरे अभियुक्तों को भी अगर जमानत की अप्लाई करना है तो हर केस में हर एक को अलग अलग लगाना पड़ेगा। हाँ, एक बात उन्होंने जरूर कही है कि ये 100 करोड़ की राशि ये उस समय की थी जज साहब ने अनुमानित फ्रॉड का एक अनुमान जो लगाया था वो 85 करोड़ था, क्योंकि इस एफआईआर नंबर 113 में जो फ्रॉड का अमाउंट है जो बताया गया है वो है 2,75,00,000। तो 2,75,00,000 के अगेंस्ट में अगर मैं 100 करोड़ वाला मामला रखता हूँ तो ये एक अनजस्टिफाइड होगा।
तो इसमें 3 करोड़ की प्रॉपर्टी के कागजात वो रखें, ओरिजिनल कागजात रखें, और ऐसी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर किसी तरह की कोई देनदारी ना हो, पाक साफ हो, 3 करोड़ की प्रॉपर्टी रखें। और साथ ही एक श्योरिटी और 3 करोड़ की ही श्योरिटी एक और उन्हें देनी पड़ेगी। मतलब ये हुआ कि लगभग इन्वेस्टर्स के पैसे को उन्होंने सिक्योरिटी प्रदान करते हुए ऐसा रखा है कि 3.25 करोड़ का फ्रॉडेड अमाउंट है, तो लगभग 110% की सिक्योरिटी तो उन्होंने सीधे सीधे प्रॉपर्टी की कर दी, थोड़ा सा उससे बढ़ा के, और उतनी ही श्योरिटी सेम अमाउंट की। तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि अब कुल मिलाकर जो फ्रॉडेड अमाउंट है 295 करोड़ की जो बात हो रही थी, तो अब सेशन कोर्ट के पास भी ये सब चीज़ें, बेल एप्लीकेशन आएंगी हर केस की। सेशन कोर्ट इज बाउंड बाय द डिसीजंस ऑफ द हाई कोर्ट। यस, हरियाणा हाई कोर्ट से ही उनको बंद के ही रहना पड़ेगा। या तो हाई कोर्ट अपने आदेश में तब्दीली करे या सुप्रीम कोर्ट करे इस आदेश में तब्दीली, तब तो बात अलग है। अदरवाइज सेशन कोर्ट को बिल्कुल इसी पैटर्न पर अपने आदेश पारित करने पड़ेंगे, जहां जितना फ्रॉड अमाउंट है हर एफआईआर का अलग अलग कैलकुलेट किया जाएगा और उससे कुछ ना कुछ ऊपर अमाउंट की श्योरिटी इनसे ली जाएगी। तो मैं 110% की भी बात अगर मानते हैं हम, तो 295 करोड़ पर लगभग 330 करोड़, 325 करोड़ की श्योरिटी इनको देनी पड़ेगी एक व्यक्ति को, पूरे की पूरी 67 एफआईआर में अगर जमानत करानी है तो। ये मेरा अपना व्यू है। बाकी मैंने काफ़ी जो वकील हैं उनसे भी सलाह की है, उन सब का भी मत यही है कि हर एक केस में ये एक सेपरेट श्योरिटी, उसमें वो सब चीज़ें उनको देनी पड़ेंगी। तो इसमें जो स्थिति थी हाई कोर्ट के आदेश से जो उत्पन्न हुई है, वो मैंने आपके सामने लंबी लड़ाई सतीश मित्तल जी के द्वारा लड़ी गई है और अभी भी लगातार सक्रिय हैं इस केस में। निवेशकों का पैसा, वहाँ अपना जो खरीदारों का पैसा, वो सुरक्षित रह सके, इसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई सतीश मित्तल जी द्वारा लड़ी जा रही है और वॉइस ऑफ फरीदाबाद उनकी इस लड़ाई में उनके साथ है। फरीदाबाद इस मामले में किसी भी अपडेट के लिए आपको फिर जोड़ेंगे अपने साथ। तब तक के लिए आज्ञा, धन्यवाद, नमस्कार सभी को।